नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिप्रस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आपने सुना होगा इस बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये विवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ और अभी की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिप्रस, जिसके बारे में इस पूरी वीडियो में बात होने वाली है, वो है कहाँ पे। तो सिप्रस असल में एक आइलैंड है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इस आइलैंड पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया? इसके लिए हमें जानना होगा इस आइलैंड के इतिहास। अब ये आइलैंड थ्रू आउट द हिस्ट्री अलग अलग एम्पायर्स के अंडर रहा। ग्रीक एथनिसिटी के लोग यहाँ अब कई हजारों सालों से रह रहे थे। और 1571 में ये आइलैंड ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ जाता है। आप लगभग उस टाइम की टेरिटरी देख रहे हैं ऑटोमन एम्पायर की। हम ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम के अराउंड ऑटोमन एम्पायर भी पीक पे था। अब जब ये आइलैंड ऑटोमन्स के अंदर आ जाता है तो कई टुर्क्स सेटल होने लगते हैं इस आइलैंड में। अब टर्की सिप्रियॉट्स एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी बन जाते हैं ग्रीक सिप्रियॉट्स के बीच। सिप्रियॉट्स उन लोगों को कहा जाता है जो सिप्रस में रहते हैं। सिप्रस अब कई सौ सालों के लिए ऑटोमन एम्पायर के अंडर रहता है। इस बीच कई प्रोटेस्ट होते हैं ऑटोमन के खिलाफ, जो कि दबा दिए जाते हैं। अब 1878 आते आते ऑटोमन एम्पायर काफी कमजोर हो जाता है। वही कहानी में आते हैं ब्रिटिश, और वो साइप्रस को लेके ऑटोमन के साथ एक ट्रीटी कर लेते हैं, जिसमें साइप्रस कहने को तो ऑटोमन के अंडर ही रहता है, लेकिन ब्रिटिश अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर देते हैं सिप्रस में। वर्ल्ड वॉर 1 होती है और सिप्रस पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। अब सिप्रस ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है और सिप्रस एक ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है, ब्रिटिश की बाकी कॉलोनीज की तरह। अब अराउंड 1950s ग्रीक सिप्रियट्स रिवॉल्व करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ और डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंस की। यहाँ फिर एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है जिसका नाम होता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिपरेट फाइटर, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ईओका। ये इसका एक्चुअली ग्रीक शॉर्ट फॉर्म है। इसने आर्म कैंपेनिंग शुरू की है ब्रिटिश के खिलाफ। अब ये इंडिपेंडेंस की डिमांड तो कर ही रहे थे, साथ ही में इनकी एक और डिमांड थी जो कि थी ग्रीस और सिप्रस का यूनिफिकेशन, जिसे कहा गया इनोसिस। इनोसिस उस टाइम मोस्ट ग्रीक सिप्रियट्स की डिमांड। अब टर्की सिप्रियट्स की इनोसिस की आइडिया से खुश नहीं थे। इसके जवाब में वो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं जिसका नाम होता है टर्किश रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में इसे टीएमटी कहा जाता है। ये इसकी टर्की शॉर्ट फॉर्म है। इसकी डिमांड होती है सिप्रस आइलैंड का पार्टीशन टर्किश और ग्रीक सिप्रियट्स के बीच में। इसे कहा जाता है टेक्सिन, इस पार्टीशन को, जो कि टर्किश वर्ड होता है पार्टीशन के लिए। अब काफी देर तक आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद 1960 में सिप्रस को आजादी मिल जाती है ब्रिटिश से। सिप्रस अब एक इंडिपेंडेंस देश बन जाता है। सिप्रस को इंडिपेंडेंस तो मिल जाती है, बट योका की एनोसिस की डिमांड और टीएमटी की पार्टीशन की डिमांड दोनों ही पूरी नहीं होती। अब ब्रिटिश यहाँ इंडिपेंडेंस तो दे देते हैं सिप्रस को, बट यहाँ अपने मिलिट्री बेसिस रखते हैं, जो यहाँ मैप में रेड कलर में देख रहे होंगे आप। ब्रिटिश के मिलिट्री बेसिस आज भी ब्रिटिश के पास ही। अब इंडिपेंडेंस के बाद सिप्रस के प्रेसिडेंट बनते हैं आर्क बिशप मार्कोलियस द थर्ड, जो कि एक ग्रीक होते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं फाजिल क्यूचो, जो कि एक टर्किश होते हैं टेक्निकली। एक्चुअली ये डिसाइड किया जाता है कि प्रेसिडेंट एक ग्रीक होंगे और वाइस प्रेसिडेंट एक तुर्क होंगे। यहाँ एनओसी की कोशिशें की जाती हैं ग्रीक सिप्रियट्स के द्वारा, और पार्टीशन की कोशिशें भी की जाती हैं टर्की सिप्रियट्स के द्वारा। इन सब के बावजूद भी ये सिप्रस अब एक नया देश बन के उभर के सामने आता है। ये एक बहुत ही फेमस वेकेशन स्पॉट बन जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज की तरह इसे भी अब देखा जाने लगता है। अब 1963 आते आते यहाँ टर्की सिप्रियट प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। उनका कहना होता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और साथ ही में यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास की जाती हैं जो कि टर्की सिप्रियट्स को कहना होता है कि उनके खिलाफ। इसी का नतीजा होता है कि राइट शुरू हो जाते हैं तुर्क्स और ग्रीक के बीच में, जो कि बहुत वायलेंट हो जाते हैं। और यहाँ एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बन जाती है सिप्रस। यूएन फिर यहाँ अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है सिविल वॉर रोकने के लिए दोनों ग्रुप्स के बीच में। वही 1963 में ग्रीस में एक मिलिट्री कू हो जाता है जिसे कहा जाता है ग्रीक यूंटा। ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी अब पूरी तरह से सपोर्ट में होती है इनिसिस के आइडिया।
यहाँ ग्रीक आर्मी अब प्लानिंग करती है इनोसिस की सिप्रस इंटेलिजेंस के साथ मिलकर। यहाँ प्रेसिडेंट जो कि इनोसिस के सपोर्टर तो होते हैं बट एक आर्मी रूल के साथ नहीं जाना चाहते, उन्हें हटा दिया जाता है और वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए लंदन पहुंचते हैं। यहाँ एक पपेट प्रो एनोसिस प्रेसिडेंट को लाया जाता है जिनका नाम होता है निको सैमसन। अब टर्की ये सब कुछ होते हुए देखता है और आर्मी लेके अटैक कर देता है सिप्रस। ये बात होती है जुलाई 1974 की। अब टर्की यहाँ सिप्रस का 3% एरिया अपने कब्जे में ले लेता है। टर्की सिप्रियट्स इस चीज को इस तरह से देखते हैं कि टर्की उनको बचाने आया है, वहीं ग्रीक सिप्रियट्स इस चीज को इस तरह देखते हैं कि जैसे उनके देश पे किसी ने कब्जा कर लिया है। अब फिर वायलेंट रायट शुरू होते हैं टर्की और ग्रीक सिप्रियट्स के बीच में, और जो कि कई जगहों पे होते हैं सिप्रस में। अब ग्रीक यूनिटा कोलैप्स कर जाती है मेनली इन्वेंट्स के बाद, और पीस टॉक शुरू होती हैं इस इशू को लेकर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि फेल रहती हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स भी शुरू होती हैं, और इस जो भी फेल ही रहती हैं, और टर्किश आर्मी इसके बाद 37% एरिया ले लेती है सिप्रस का। यहाँ नेशन अब दो पार्ट्स में पड़ जाता है। पीस टॉक्स फेल हो जाने के बाद यहाँ एक सीज फायर लाइन बना दी जाती है बीच में, जिसे कहा जाता है ग्रीन लाइन। ये एक्चुअली बफर जोन बनता है। इसे ग्रीन लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यूएन जनरल सेक्रेटरी ने ग्रीन पेंसिल का यूज किया था ये लाइन बनाने के लिए। याद रखिए कि ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस यहाँ अभी भी हैं। ये आपको येलो पार्ट में यहाँ दिख रहे हो। यहाँ जो नेशन अब दो कम्युनिटीज एक साथ रह रही थी जिस नेशन में, आप देख सकते हैं कि ये अब यहाँ पे कोई भी क्लियर डिवीजन नहीं है दोनों कम्युनिटीज के बीच में। ग्रीक और टर्की सिप्रियट्स बस ऐसे मिक्स ही रह रहे थे, लेकिन अब इनकी माइग्रेशन स्टार्ट होती है। टर्की साइप्रियट्स जाते हैं टर्किश कंट्रोल नॉर्थ की तरफ, और ग्रीक सिप्रियट्स यहाँ साउथ की तरफ जाते हैं, जो कि सिप्रस अब इस तरह से दिखने लग जाता है। अब कहाँ पे कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, और फिर बाद में यूएन यूएन भी फोर्सेस भेजता है टर्की सिप्रियट्स की नॉर्थ सिप्रस में माइग्रेशन के लिए। ये लोग अपने घर बिजनेस सब छोड़ के आ जाते हैं। टर्की यहाँ अपने देश से भी तुर्क लोगों को एनकरेज करता है नॉर्थ सिप्रस में जाने और वहां सेटल होने के लिए, और कई हजारों तुर्क जाते भी हैं नॉर्थ सिप्रस में। अब 1983 में टर्की सिप्रियट्स जो कि नॉर्थ सिप्रस में होते हैं डिक्लेयर कर देते हैं अपने देश को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न सिप्रस। अब इस देश को सिर्फ टर्की मान्यता देता है और दुनिया में कोई भी देश इसे मान्यता नहीं देता। ये सेल्फ डिक्लेयर्ड कंट्री जो भी ट्रेड करती है टर्की के थ्रू होके जाता है। यहाँ का जो एयरपोर्ट है वहां से भी सिर्फ टर्की को ही फ्लाइटें जाती है, और यहाँ के स्कूल कॉलेजेस में जो डिग्री होती है वो दुनिया में कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होती, सिर्फ टर्की में ही एक्सेप्ट होती हैं। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए टर्की भी जाना पड़ता है। टर्की की फंडिंग से कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं यहाँ नॉर्दर्न सिप्रस में। दुनिया जैसा कि मैंने बताया इस देश को मान्यता नहीं देती, दुनिया के लिए ये देश एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ टर्की के लिए ही ये देश एग्जिस्ट करता है। वहीं जो टर्की से सेटलर्स आए थे और जो टर्की सिप्रियट्स यहाँ पहले से ही रह रहे थे, उनके बीच में कुछ कल्चर डिफरेंसेस भी यहाँ देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न सिप्रस। अब यहाँ 2004 में सिप्रस ज्वाइन कर लेता है यूरोपियन यूनियन को एज यूनाइटेड आइलैंड, बट जैसा कि मैंने बताया असल में आइलैंड आज भी डिवाइडेड ही। और मैंने यहाँ पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन कर दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आज भी सिप्रस को एक पूरे देश की तरह ही मानती है, सिर्फ टर्की यहाँ नॉर्दर्न सिप्रस को एक अलग देश मानता है। आपके क्या विचार हैं इसको लेके, आप जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यहाँ अगली वीडियो में।